प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। बड़े नाजुक विषय पर बातचीत के लिए है। विषय अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है। फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसके फर्क पड़ने को लेकर बड़े अंदेश है। एक शख्स है, नाम है उनका डोनाल्ड ट्रंप। अतीत में हम उन्हें भारत के बड़े कट्टर सहयोगी के तौर पर देखा करते थे। मानते थे कि ट्रंप भारत के हितों का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना अमेरिका का। पहली पारी जब उनकी राष्ट्रपति के तौर पर थी, तब इस प्रकार का एहसास हमारे को होता भी था। पर दूसरे कार्यकाल के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दोस्ती के रिश्तों की दुहाई तो देते हैं, पर उनके सारे फैसले भारत और भारतीयों के हितों के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। उन फैसलों के पीछे वो दलील तो ये देते हैं कि अमेरिका के हित के फैसले हैं, पर ये तो समय ही बताएगा कि उनके फैसले अमेरिका के हित में रहे या अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले रहे। पर भारत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। टैरिफ के संदर्भ में ट्रंप के फैसलों को लेकर अभी आलोचना के स्वर थमे नहीं थे कि एक और महत्वपूर्ण मसले पर उन्होंने फैसला लिया। H1B पेशेवर लोगों के लिए अमेरिका में जो अफसर आते थे H1B वीजा के माध्यम से, उसमें सबसे बड़ी तादाद दुनिया के तमाम देशों के बीच में भारत की होती थी। उसकी जो लागत होती थी करीब 5.5 लाख रुपए से लेकर 7-7.5 लाख रुपए तक होती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और 21 सितंबर से यह लागत 100 गुना से भी ज्यादा हो गई। $1 लाख फीस के एवज में अब H1B वीजा मिलेगा। वो तमाम युवा जो रिसर्च के संदर्भ में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में और तकनीकी क्षेत्र में पेशेवर नौकरियों के संदर्भ में अमेरिका में अपना भविष्य देखा करते थे, उनके लिए कुटाराघात है। पर इसका दूसरा पहलू भी है। हम लगातार देश को यह बताने की कोशिश करें कि भारत बदल रहा है, भारत में संभावनाओं के नए द्वार खिल चुके हैं, भारत तो स्वयं विश्व में एक बड़ी ताकत स्थापित होने जा रहा है, हम दुनिया की चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था होने के कतार में आ चुके हैं। तो ऐसे में भारतीयों को भारत से बाहर भविष्य क्यों दिखाई दे? भारत में ही क्या भविष्य की संभावनाएं बेहतर नहीं है जो अमेरिका या अन्य देशों में यहां का युवा अपनी संभावनाएं तलाश रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप का जो यह फैसला है, यह भारत के संदर्भ में, भारत के युवाओं के संदर्भ में आपदा है या वस्तुतः इस आपदा में बड़ा अवसर छिपा हुआ है? दोनों विषयों पर बात करते हैं। ट्रंप के फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा और भारत इसको कैसे भुना सकता है? इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब हैं। जब भी ऐसे विषय होते हैं हम अशोक सज्जनहार साहब को बुलाते हैं। अमूमन हम उनसे बातचीत 1-to-1 ही करते हैं, पर ऐसे कुछ मौके होते हैं जब हम एक पैनल के तौर पर भी उनसे आग्रह कर लेते हैं और उनकी उदारता है कि वो हमारे आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे साथ में अली दारूवाला साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ट्रंप फैसले लेते हैं, भाजपा के लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि अतीत में ट्रंप के कट्टर समर्थक के तौर पर भाजपा और नरेंद्र मोदी को देखा जाता था, तो इसलिए जहां मौका मिलता है वह भाजपा को घेर लिया जाता है। अली दारूवाला साहब को मैं प्रणाम करता हूं उनके साहस के लिए कि वो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सज्जनहार साहब आपसे ही करना चाहूंगा, और इस फैसले को आप किस दृष्टि से देखते हैं? अमेरिका के हित में फैसला लेना डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है, उनका अधिकार है, वो फैसले ले रहे हैं, इस रूप में से देखें, या भारत के साथ में कुछ विशेष रिश्ते हैं उनके जिसके तहत वो ये ऐसे फैसले ले रहे हैं? दिखाते अमेरिका के हित में है, पर ऐसा लगता है कि भारत को कुछ ठीक करने की मंशा है, इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं। सज्जनहार साहब जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मुझे बहुत ही हमेशा अच्छा लगता है जब आप बुलाते हैं, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। और आज भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, आपके सानिध्य में थोड़ा समय बिताने का बहुत ही मुझे खुशी हो रही है इसमें। और ये जो विषय आपने चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं आपको एक तो बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो शुरू का इंट्रोडक्शन है बहुत ही जी छोटा है, परंतु बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसे कहा जाए सभी कुछ अपने में समेटे हुए है। तो सबसे जी पहले तो एक चीज ये कह देते हैं, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते तो है ये अमेरिका के फायदे के लिए है, परंतु जो कुछ भी, चाहे वो अमेरिका से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हो, जो वहां के विश्लेषण करने वाले हो, विशेषज्ञ हो, या उनके गवर्नमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन पार्टीज वगैरह में हो, बहुत लोग ये कह रहे हैं, बिजनेस वाले ये कह रहे हैं, जो ये पासा अमेरिका के लिए बहुत उल्टा पड़ेगा। ये उन्होंने सेल्फ गोल किया है।
जैसे एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी में, ही हैज शॉट हिमसेल्फ इन जी। द फुट। मतलब टैरिफ से भी उन्होंने वही किया था, इससे तो उन्होंने और ज्यादा किया है। परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी मानता हूं, जो ये बिल्कुल ही एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और H1B के लिए, H1B शुरुआत हुई थी करीब 1990 के आसपास, जब शीत युद्ध खत्म हुआ और संयुक्त ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। भारत भी, ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत भी और देशों के साथ उसके संबंध और बेहतर होते गए, तो उसी समय ये H1B वीजा शुरू हुआ। तो जो आपने कहा है भारत के लिए उसका क्या मायने है, ये जो उन्होंने निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं दो तीन जगह पर, दो तीन सतह पर, लेवल्स पर इसको देखा जा सकता है। एक तो अगर आप जी। इसको देखेंगे शॉर्ट टर्म, तो जरूर ये एक बहुत ही बड़ा झटका है। जो भी वहां पर हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं जो वहां पर जाएं, काम करें, उनको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिले, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले और साथ साथ अच्छी नौकरियां मिले, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, उसके लिए वो वहां पर जाते हैं। तो उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा ये आघात हुआ है। दूसरी बात है, जो हमारे यहां से जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और लोग हैं, बच्चे हैं, जो वहां पर पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको उम्मीद होती है जो हमको अमेरिका में ही नौकरी मिल जाएगी और वहां पर हम काम करेंगे, H1B वीजा हमें मिलेगा और हमारे वहां पर एक रहन सहन, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा और अपने घर परिवार के लिए भी हम पैसा भेज पाएंगे। हमारी जो रेमिटेंस है पिछले 2-3 साल से अमेरिका से सबसे ज्यादा आती है। पूरी दुनिया में जी। सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आती है हिमांशु जी, वो भारत में आती है। पिछले साल करीब मेरे ख्याल से $135 बिलियन था। और वो अमेरिका, जी। पहले तो गल्फ रीजन से बहुत आती थी, अब अमेरिका से बहुत आती है। तो वो वाली जो रेमिटेंस होगी वो कम हो जाएगी। तो यहां पर ये मैंने दो तीन बात आपको बता दी है जो कि जिसमें कमी आएगी। परंतु फायदे इसमें भारत के लिए मेरे विचार से आगे चलते हुए बहुत हैं, क्योंकि हमें यह मालूम चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और इसका अगर आप इसके कारणों में आप जानना चाहें आगे अपने प्रोग्राम में, तो इसके बाद में कर सकते हैं, जो क्यों उनको, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है भारत से। और मैं बस दो शब्दों में ये कहूंगा, वो चाहते जी। हैं जो भारत कहे, जो आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में जो युद्ध हो रहा था उसमें आपका रोल था, आपने उसको शांत कराया। जैसे पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया, तैयार नहीं है जो कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन था इसमें, तो इसलिए उनको बहुत इसमें अच्छा सेनाटर साहब, मैं दिक्कत हो। एक बीच में सवाल करता हूं, हालांकि विषयांतर हो जाएगा, पर आपने विषय छेड़ दिया। भारत को दिक्कत क्या है अगर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति के संदर्भ में? भारत का कौन सा ऐसा कंपटीशन हो रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर नोबेल मिल जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे? थोड़ा इसमें बताएंगे कि भारत को ऐतराज क्या है? हम कश्मीर के संबंध में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं थे। भाई यूक्रेन और रूस का वार रुके, उसमें हम भूमिका निभाने के लिए खुद से प्रस्तुत हो जाते हैं। अन्य कहीं पे अभी तनाव होता है, उसे घटाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव तो था ही ना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें दोनों जगह बात करके कहा कि भाई शांत हो जाओ, मोदी जी की बात को दोहरा दिया होगा कि ये समय युद्ध का नहीं है, तो ये मान लेने में ऐतराज किया? मतलब इसमें पेचीदगी क्या है? कहिए, एक तो अगर उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको जरूर मिले, जिसको भी मिलता है हम उनको मुबारकबाद भेजते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा को पहले ही साल में 2008 में आए, 2009 में एक उन्होंने आपने वक्तव्य दिया, भाषण दिया, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। हमने बहुत ही अपलॉड किया और उनको मुबारकबाद दी। इनको भी अगर मिल जाता है तो हम कहेंगे। परंतु जो बात है, जो हमने, देखिए 1971 के युद्ध के बाद हमने कभी जी। ये एक्सेप्ट नहीं किया है हिमांशु जी, जो कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन इसमें कर सकता है भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में। शिमला अग्रीमेंट के बाद हमने कहा जो भी मुद्दे होंगे हम दोनों देश आपस में मिलकर सुलझाएंगे। और आपने देखा होगा जो कुछ अगर उनका रोल रहा है,
जब पिछली बारी हुआ, जब अभिनंदन को वहां पर रख लिया गया, अमेरिका ने बात की, ठीक है। परंतु जब ये युद्ध को बंद करने की बात हुई, तो ये बिल्कुल ही हमने पाकिस्तान को भी कहा था, और इनको जो जेडी वांस उनके उपराष्ट्रपति हैं, जो उन्होंने टेलीफोन किया था, उनको कहा था जो पाकिस्तान को कहिए हमसे डायरेक्टली बात करे। तो ये बिल्कुल ही सीधी बात है, और हमारा इसमें ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत अड़ा हुआ है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी अब ये पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल बात है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूं नहीं, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कमेंट करूंगा। आपके जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, परंतु मेरा कहना बिल्कुल यही है, जो हमें उनके नोबेल पीस प्राइज से कोई दिक्कत नहीं है, और आता है तो नोबेल हम। पीस से दिक्कत नहीं है, सज्जनर साहब का ये कहना है, पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, जिसके कारण इतनी दिक्कतें आ रही हैं। सज्जनर साहब इशारा भी कर रहे हैं। पर मेरे साथ में अली दारूवाला साहब हैं। दारूवाला साहब, मजबूत प्रधानमंत्री, ये दलील रही है भाजपा की। पर पिछले कुछ फैसले जो अमेरिका के आ रहे हैं, उसके आधार पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी बता रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री। क्यों ऐसे हालात बना दिए आप लोगों ने कि राहुल गांधी को मौका मिल रहा है? H1B के संदर्भ में बीच में कुछ सहूलियत आई थी, आपने उसे अपने प्रधानमंत्री की, उसे प्रधानमंत्री ने बताया देखो हमने कितनी बड़ी सहूलियत दिला दी। अब जो कुछ हुआ है इसे अपनी विफलता मान रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रख पा रहे, अपनी विदेश नीति के तहत भारतीयों के हित सुरक्षित नहीं रख पा रहे, भारतीयों के लिए अवसर नहीं संभाल पा रहे। इसको लेकर कितना खिन्नता है दारूवाला साहब आपको? हिमांशु जी नमस्ते, आपके पैनलिस्ट सबको नमस्ते। सब में पहले ये जो एक डिसीजन आया है, क्या अगर कोई टेक्नीशियन या कोई एजुकेटेड साइंटिस्ट या डॉक्टर यूएस में जाना चाहता है, तो उसको आज के तारीख में 90 लाख रुपीस, 90 लाख रुपए उसको फीस जमा करनी पड़ेगी। मैं इसे टोटल एकदम पॉजिटिव नोट के ऊपर लेता हूँ। अगर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नासा साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकला है, वो अगर अमेरिका जाना चाहता है, 90 लाख रुपए देने की अगर उसके पास हैसियत थी, तो समय पहले वो जाता नहीं था। तो ये जो मास्टरमाइंड है, ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रीड, ये जो फसल जो इंडिया से अमेरिका जाती थी, इसके ऊपर सब में पहले रोक लगेंगी। और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो किया है, मैं तो बोलता हूँ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी एक स्वरूप से वो एक ऐसा एक आशीर्वाद, एक वरदान है हमारे भारत के लिए। क्योंकि कल के अगर आपने मोदी जी के भाषण में सुना था, क्या नवंबर दिसंबर तक जो निवेश हो एमएसएमई में करने जा रहे हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्रीज जो इंडिया में लग रहे, जो स्टार्टअप्स इंडिया में लग रहे, इसको जो फीडिंग ग्राउंड है, इसको जो फीडिंग इंजीनियर्स है, फीडिंग टेक्नीशियंस और एजुकेटेड साइंटिस्ट है, ये एक फीडिंग ग्राउंड का एक बुनियाद बनने वाली है। जो आत्मनिर्भर भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, और जो 2047 में हम लोग जो सुपर पावर बनने जा रहे हैं ना, ये सब एक तरह से जो बोलते हैं ना, मोदी जी के ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद के अरे रूप मैं में दारूवाला साहब आप पे मुग्ध हो गया आपकी दलील पर मेरा एक सवाल आ गया इसके साथ में। ये ब्लेसिंग्स आपने ट्रंप से क्यों ली, खुद क्यों नहीं ले ली? बट ट्रंप शर्त लगा रहे हैं कि आपको 90 लाख रुपए डॉलर की शक्ल में, 1 लाख डॉलर की शक्ल में अमेरिका को देने पड़ेंगे, तब आप आकर मेरे यहां नौकरी कर सकेंगे। जब आपको ऐसी ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, जब आपको भारतीयों की इस काबिलियत को अपने यहां सहेजने की जरूरत थी, तो आपने शर्त क्यों नहीं लगा दी थी कि अगर आपको अमेरिका जाके नौकरी करना है तो पहले भारत के खजाने में 90 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब आप अमेरिका या किसी अन्य देश में नौकरी करने के लिए जाएंगे। ये अमेरिका पे इतना एहसान क्यों कर रहे हैं दारूवाला साहब, जो 1 लाख डॉलर हर भारतीय को देने पड़ेंगे अगर अमेरिका जाना है? तो आपने अपने पास रखने का फैसला क्यों नहीं कर लिया था? हिमांशु जी, ये डेमोक्रेटिक जी, कंट्री है, यहाँ पर ऐसा कोई भी आप कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं लगा सकते कि आप हमारे पास पैसे जमा करो फिर ये देश छोड़ के जाओ। सर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर एक संविधान के तहत हम काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट इंडिया तो के अमेरिका इंटरनल, क्या है? अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्या? अमेरिका ऐसा फैसला ले सकता है, हम नहीं ले सकते? हम अपने टैलेंट को अपने यहां रोकने के लिए कोई फैसला नहीं लेते? इतनी लाचार सरकार के साथ है हम, इतना कमजोर संविधान हमारे साथ है। देखिए, ये डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम है,
जैसे एक फ्रीडम है, मैं कहाँ काम करूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ पे नौकरी करूं, इसके ऊपर सरकार कोई भी नियंत्रण नहीं ला सकता। तो मैं कह रहा हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है सर, ये एक अरे अकस्मात दारू वाला साहब, ऐसी दलीलें तो ना दो। दुनिया भर के आरक्षण के संदर्भ में लगा दिए, दुनिया भर की शर्तें नौकरियों के संदर्भ में लगाए हुए हैं। हमने एक मासूमियत से आपसे सवाल किया, देखो विदेशी मुद्रा की कितनी अहमियत होती है। आपने बताया देखो ब्लेसिंग्स है, $1 लाख अमेरिका हमारे से छीन रहा है, बड़ी मुश्किल से विदेशी मुद्रा हमारे पास इकट्ठी होती है। मैंने आपसे पूछा भाई अमेरिका के संदर्भ में तेरे लोग जाते ही नहीं, आप शर्त लगा देते भाई 90 लाख रुपए भारत के खजाने में जमा करने पड़ेंगे तब आप विदेश जा पाएंगे। दिक्कत क्या है इसमें, क्यों नहीं किया आपने? अगर ये इतना ही बड़ा स्तर था, अगर प्रतिभाओं को आप अपने देश में रोकना चाहते थे तो आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया? अब वहां पर आपकी वाट लग गई तो आप इसे हमें ब्लेसिंग बता रहे हो। जो हमारी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें आप अपने लिए अवसर देख रहे हो। यही तो है, यही तो है, आप समझ नहीं रहे हो। आप बोले, आपने जो कहा वाट लग गई, वाट बिल्कुल नहीं लगी, वाट तो अमेरिका की लगने जा रही है सर। डॉक्टर साहब आप ये बात को समझिए। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, अमेरिका को जो थ्रेट इंडिया से है, वो थ्रेट को वो अपने आप में समा नहीं पा रहा है। सब में पहले जो उन्हें 50% टैरिफ लगाने की बात की थी, वहां पे इंटरनली इंटरनली जो उनको विरोध हो रहा है। सर मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं, मैं उनकी नीतियों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं ये जो मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, वोकल फॉर इंडिया, ये जो एक पहल मोदी जी ने 2014 में जब आके सरकार में जो चलाई थी, ये हमारे हाथों को ये सिर्फ एक और स्ट्रांग कर रहा है सर। आप नवंबर दिसंबर में मोदी जी के भाषण को आप गौर से दारोगा सुनिए। साहब, आपकी तो स्टेटमेंट बदल जाती है कैलेंडर के साथ में। अभी 2-3 साल पहले H1B वीजा की रिन्यूअल के संदर्भ में कुछ फैसिलिटी दी थी, तो आप सब बता रहे थे देखो हमारा प्रभाव कितना है, हमारा रुतबा कितना है, देखो किस तरीके की सहूलियत आपके बीच में ला दी गई है, जोरदार तालियां बजी थी। अब आप आज बता रहे हो अच्छा है, शर्त लग गई है, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया ट्रंप ने। थोड़ा आप ही समझिए क्या आप समझाना चाह रहे हैं। पर मैं आता हूं ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास। ब्रह्मदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि विदेश नीति के मसले पर हम पिट रहे हैं? हमने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंदूर ऑपरेशन किया, अतीत में हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे अलग थलग कर रहे थे, अभी देख रहे जैसे अलग थलग हम होते जा रहे हैं, पाकिस्तान को हर जगह अवसर मिलते जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? क्या अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमने वक्त से पहले मान लिया, या हमने अपने आप को ज्यादा ताकतवर बताना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों को लगने लगा कि आने वाले समय के लिए इनका इतना खड़ा होना ठीक नहीं, अभी रोक दो? क्या कहते हो ब्रह्मदीप जी, थोड़ी जल्दबाजी कर गए क्या हम? डॉक्टर साहब धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। हमेशा की तरह आपके साथ बड़ा आनंद आता है। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अब दुनिया में संतुलन की कूटनीति के दिन ट्रंप भी वही कर रहे थे, और सब वो संभावनाएं हमको भारत में भी देखने को मिल रही थी। अब जहां तक सवाल यह है कि हम ट्रंप को संभाल नहीं पाए, तो बेशक हम ट्रंप को संभाल नहीं पाए, लेकिन डॉक्टर साहब ये इतिहास रहा है दुनिया का कि जो तानाशाह है या जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोग जो तानाशाहों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आप पूरी अपनी वैदेशिक नीति को पीछे छोड़कर यदि दुनिया की परवाह नहीं करने लगे अमेरिका जैसे देश, तो फिर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, तो देखिए एक बात तो मानना पड़ेगी कि दुनिया बहुत गतिशील तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। और ट्रंप जैसे जब राजनेता आते हैं तो वो एक तरफ कहते हैं कि रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की बात कर ले, लेकिन पुतिन के साथ जाके गले मिल जाते हैं। वो चीन को अपना कड़ा प्रतिद्वंदी बता देते हैं और चीनी डॉक्टर्स के अपने दरवाजे खोल देते हैं, चीन पर प्रतिबंध नहीं लगाते। तो ऐसे अप्रत्याशित नेताओं से भारतीय कूटनीति कैसे निपटे, ये बहुत बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारी कूटनीति में कुछ चीजों को शामिल करने की जरूरत महसूस की जा रही है, खासकर इसमें कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे हमको बेहतर संबंध बना ले, आसियान देश है हम उनको बेहतर संबंध बनाए, दूर के पड़ोसियों को हम दूर के दोस्तों को देखने के बजाय बेहतर है कि पास के देशों में हम संभावनाएं ढूंढे। और दूसरी बात है कि जो हमारी ताकत रही है भारत को हम कैसे
ऐतिहासिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप जो पड़ोस में जो बनी रहती थी, जो विदेशी नेता आकर प्रतिपक्ष के नेताओं से मिलते थे, तो ऐसी कुछ कूटनीति जो है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइशें दिख रही है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, दुनिया भर में आप देख लीजिए कि वो वैश्विक नेता जो बनना चाहते थे उनके दिन अब लग गए। वो चाहते हैं कि अपने देश में किसी कीमत पर वो देशी नेता बनना चाहते हैं। और जब अमेरिका का ट्रंप ही देशी नेता बनने पर तुल जाए डॉक्टर साहब, तो फिर किसी भी देश की कूटनीति ध्वस्त हो सकती है। जब यूरोपियन संघ जैसा जो विकसित देशों का समूह ट्रंप को संभाल नहीं पा रहा है, अब ट्रंप को दो देश संभाल पा रहे हैं, एक चीन संभाल पा रहा है, एक रशिया संभाल पा रहा है। लेकिन भारत जैसा डेमोक्रेटिक देश कैसे संभालेगा, सवाल तो बड़ा है। और ये कैसे संभालेगा, ब्रह्मदीप जी पूछ रहे हैं। तो मैं सज्जनर साहब आपके पास आता हूं। अरे हम ही तो थे, फिर एक बार ट्रंप सरकार, इसके बाद में आज मासूमियत से ब्रह्मदीप जी हमारे साथ बैठ के बोल रहे हैं ट्रंप जैसा वो कैसे संभाले। क्या कहते हैं सज्जनर साहब, हम अपने आप में चिंतन करें या ट्रंप पर चिंतन करें? करने की, क्योंकि उनको तो हम नहीं कुछ वो कर सकते, उनमें बदलाव नहीं ला सकते हैं, परंतु ट्रंप संभल जाएंगे अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, कुछ 3-4 मिनट हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा जी। एक जो आप अली दारूवाला साहब से बात कर रहे थे, $1 लाख की, देखिए ये वाली जो फीस होती है, ये हमारे जो इंडियंस वहां पर जाएंगे उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो कंपनी अमेरिका में उनको एम्प्लॉय करती है उसको ये वाली फीस देनी होगी। तो अब ये प्रश्न चिन्ह ये आता है, जो वो कंपनी कौन सी कंपनी दे पाएगी। तो अगर वही मैं जो पहला मेरी बातचीत थी उसमें मैं यही कहना चाहता था, जो शुरुआत के लोग हैं उनके लिए मुश्किल होगा, पर असल में ये भारत के लिए मेरे विचार से बहुत अच्छा सिद्ध होने का इसमें बहुत ही पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ही पोटेंशियल है। क्योंकि ये वाला $1 लाख जो देना है, वो चाहे वो जो अमेजॉन है या वॉलमार्ट है या मेटा है, उनको देना पड़ेगा। भारत के हमारे जो लोग जाएंगे उनको नहीं देना पड़ेगा, उनमें सक्षमता भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सचेंज डिफरेंस भी इतना होता है। दूसरी बात है, वहां पर से अगर कोई लोग वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, ये वाले जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं, इनके लिए मेरे विचार से भारत में कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि हमको इस समय में इन्वेस्ट करना चाहिए था। जो हमारा टैलेंट है उसको हम और ऊपर के स्तर पर कैसे ला पाए, और मेरे विचार से जरूर ऐसा होने वाला है। इनको वापस बुलाया जाएगा। देखिए चीन की भी अगर हम देखें, चीन ने कैसे इतनी तरक्की की है टेक्नोलॉजी हाईटेक सेक्टर में, वो इसी से की है क्योंकि उसके जो लोग थे, काम करते थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो वहां से वापस आ गए अपने देश में काम करने के लिए। मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, समय सीमित होते हुए भी सज्जनर साहब। एक तो आपने दलील दी कि देखो ये उन प्रोफेशनल्स को नहीं देनी है फीस उन कंपनियों को देनी है जो इनको रिक्रूट कर रहे हैं। पर रिक्रूट करने वालों में तो टीसीएस भी एक बड़ी संस्था है, और भी भारतीय कंपनियां हैं जो अमेरिका में सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उनको देने होंगे। मेरा सवाल आपसे यह है सज्जनार साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सज्जनार साहब? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं जानना ये चाहता हूं कि अगर अमेरिका ये शर्त रख सकता है कि अगर आपको इन कंपनियों को, इन प्रोफेशनल को नौकरी पर रखना है तो $1 लाख देने होंगे, तो भारत सरकार के पास क्या ये अधिकार नहीं है कि अगर आपको भारतीयों को अपने यहां नौकरी पर रखना है तो हमारे यहां भी आपको इतने डॉलर जमा कराने होंगे? एक सवाल था दारूवाला साहब जो मुझे समझाना चाह रहे थे, उसके कारण से इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक दूसरा मेरा जानना यह था कि अब बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स को मजबूरी के चलते देश लौटना पड़ेगा। क्या देश उनकी महत्वाकांक्षाओं को संभालने के लिए तैयार है, या प्रतिभावान लोग आने वाले समय में हताश लोगों के बीच में, हमारे बीच में दिखेंगे? यह दूसरा सवाल। और तीसरा, इधर H1B के संदर्भ में अमेरिका ने पॉलिसी दी, उधर चीन ने अपना के वीजा इंट्रोड्यूस कर दिया। चीन जिसको हम अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं, हालांकि आजकल अब रिश्ते ठीक करने की कोशिश है, क्या अमेरिका का विकल्प भारतीयों के लिए चीन हो सकता है? 3 विषय में आपकी संक्षिप्त टिप्पणी।
संक्षिप्त टिप्पणी, मैं पीछे से चलूंगा तीसरे सवाल में। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है विकल्प अमेरिका का या किसी भी और देश का, क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत मुद्दे हैं। बॉर्डर प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान को इतना सहायता करता है, ऑपरेशन सिंदूर में उसने इतनी सहायता की, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज्यादा है, तिब्बत का प्रॉब्लम है, हिज होलीनेस दलाई लामा का इशू है, तो बहुत इशू है। तो वो बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। परंतु ये कहते हुए और जो देश हैं, कनाडा के साथ अमेरिका ने अपने संबंध खराब किए हैं, यूरोप के साथ अपने संबंध खराब किए हैं, ये हमारे जो लोग हैं ये बिल्कुल वहां पर मेरे विचार से अगर वो चाहें तो हाथों हाथ वहां पर जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने अभी एफटीए साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ हम एफटीए साइन करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल ही वहां पर जा सकते हैं और भारत में भी आ सकते हैं। भारत के लिए जैसे आपने कहा उनकी महत्वाकांक्षाओं को क्या हम पूरा कर पाएंगे, तो ये अब सरकार के ऊपर भी और इंडस्ट्री के ऊपर भी, क्योंकि इंडस्ट्री ने देखिए पिछले 20 साल से, आपने टीसीएस का नाम लिया, इन्फोसिस का नाम लीजिए, विप्रो का नाम लीजिए, इन सभी ने अपने लोगों को वहां पर भेजकर हर साल एक एक बिलियन डॉलर उन्होंने प्रॉफिट में कमाया है। तो उसको यहां पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरे विचार से जब ऐसा मौका आएगा तो जरूर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो आपके तीसरे सवाल। दूसरा सवाल क्या था, अगर आप मुझे जल्दी से दूसरा बता सवाल दें। यही था कि हम लोग क्या इन लोगों को संभालने के लिए तैयार हैं, दो, जिसका उत्तर भी आपने दे दिया। पहला सवाल जो था मेरा वो ये था कि अमेरिका 1 लाख वसूल सकता है भारतीयों को अपने यहां नौकरी देने के लिए, तो भारत के पास ये गुंजाइश नहीं थी क्या कि हम अमेरिकन कंपनियों से या उन कंपनियों से वसूलते जो हमारे टैलेंट को अपने यहां इस्तेमाल करना चाहते हैं? दारूवाला साहब बता रहे थे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, अगर मैंने अपने यहां पर लोग आने वाले हैं उनके ऊपर मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं हिमांशु जी, परंतु मेरे लोग जो जी जाने वाले हैं तो उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम प्रोफेशन कहां भी करें। दूसरी बात है, जहां तक आपने जैसे ये कहा जो हम उनसे ये कहें जो आप हमको ये पैसा दीजिए, जो यहां पर हमारे कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, फेसबुक है, मेटा है, amazon है, उनके ऊपर हम कुछ बंदिशें लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। और मेरे विचार से ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, मेरे विचार से जरूर सोच रही होगी। जो हमें कुछ ना कुछ ये क्विड प्रो को अगर आप ये हमारी लोगों पर कर रहे हैं तो हम भी ये सिग्नल दे सकते हैं, चाहे करें या ना करें ये अलग बात है, परंतु सिग्नल जरूर दे सकते हैं जो भी जरूर हम भी। सिग्नल दे सकते हैं, ये कहना है सज्जन साहब का। मुझे आखिरी टिप्पणी लेनी है दारूवाला साहब से। दारूवाला साहब कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनकी बात सुनते हैं और दारूवाला साहब से जानना चाहते हैं। मजबूत देश दिखे भारत, इसके संदर्भ में कुछ करेंगे या जो ट्रंप चाहेंगे बस वो करेंगे, हम देखेंगे? हिमांशु जी, सबसे पहले जो आपने कहा था क्या 90 लाख रुपीस ये इंडिविजुअल को देना है, और सज्जनार साहब ने कहा क्या उनको नहीं कंपनी को देना है। अगर कंपनी एम्प्लॉय करती है तो वो कंपनी को 9 करोड़ देना है। ये दो टाइप के वीजा है, एक इंडिया के कोई साइंटिस्ट को वहां पर लेके जा रही तो कंपनी 9 करोड़ जमा करेगी। तो ये दो डिफरेंस है। शायद सज्जनहार जी की ये बात ध्यान से स्लिप हो गई। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके अंदर आप कैप नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो ये ओपनिंग मैंने क्यों कहा था, ये ओपनिंग का एक इतना बड़ा पहलू है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की हर बात को आप गौर से सुना करें। तो आप इतने बड़े प्रधान संपादक हैं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। एमएसएमई इंडिया में नवंबर दिसंबर में जो निवेश आने वाला है, ये एम्बार्गो के वजह से, ये जो ट्रंप ने जो एम्बार्गो यूएस में लगाया, इसके चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सारे कंपनीज जो यहां से टेक को वहां लेके जाने के एवज में वो सारे हाई टेक कंपनीज इंडिया में लगनी शुरू होंगे। ये मेरी बात को रिकॉर्ड करके रखना। आज की तारीख के अंदर जो मैंने आपसे कहा, अगर आप इसका क्वांटम ऑफ मूवमेंट देखेंगे, इसका क्वांटम ऑफ एक्सपेंस देखेंगे, तो ये सारे कंपनी इंडिया में आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे जनमानस को आपके माध्यम से, आपके प्रेस्टिजियस चैनल से ये बताना चाहता हूं, ये एम्बार्गो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के ऊपर है। वर्ल्ड के अंदर और कोई भी देश के ऊपर ये एम्बार्गो बाकी सरकार ने नहीं लगाया। तो आप समझिए, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो युवा स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास जो यूथ टैलेंट 38 इयर्स का आज जो इंडिया में है, ये वहां पे जाने से रोक ये लोग इसलिए लगा रहे क्योंकि ये जानते हैं कि सुपर पावर ये देश बनने जा रहा है। इनके लोगों के ऊपर अगर आप
कुछ न कुछ निर्बंध लगाते हैं कि देश में रहेंगे और यहाँ पर नहीं आएंगे तो आप दारूवाला साहब की दलील है आप दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं, दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हो, फिर भी इस देश के युवा अपना भविष्य अमेरिका में देख रहे हैं और अमेरिका सरकार फैसला ले रही है आपके सुपर पावर बनने की संभावना के चलते आपके लोगों को अपने यहां नहीं आने देगी। नए सिरे से विचार करने की जरूरत है सरकार के स्तर पर। यहां तक युवाओं के संदर्भ में बात है तो इत्तेफाक रखता हूं, इस देश के युवाओं को इस देश को संवारने का भविष्य देखना चाहिए, ना कि इस देश को छोड़कर अपना भविष्य देखना चाहिए। पहली जिम्मेदारी अपने देश के संदर्भ में ट्रंप के द्वारा लिया गया फैसला क्या इस देश के प्रतिभावान युवाओं को इस देश में ही अपने लिए और देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर पाएगा, यह सवाल है। अगर ऐसा कर पाया तो आने वाले समय में हम ट्रंप के शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने ऐसा फैसला लिया और इस फैसले के लिए हम जितने भी आपके आभारी रहे वो कम होगा। क्या ऐसा अवसर इस देश के युवा आने वाले समय में हमें उपलब्ध कराएंगे, ये दिलचस्पी का विषय है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।